हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में हमने फेडरलिज्म के कुछ टॉपिक्स को कर लिया था। इस वीडियो में हम एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ साथ इंडिया में ऐसा कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसने कि इंडियन फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाया है और अच्छे से वो चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी बुक में तीन चीजें दी हुई है। एक है लैंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा है सेंटर स्टेट रिलेशन। ये तीन पॉलिसीज के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ये तीन पॉलिसीज हमारे फेडरलिज्म को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं जो कि लैंग्विस्टिक स्टेट है, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहां पर बहुत सारे स्टेट्स को क्रिएट किया गया, बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया गया है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके नाम को भी क्या किया गया है, चेंज किया गया है। और हमारा जो सबसे बड़ी चीज थी, हमारे लिए सबसे बड़ी कंसर्न थी कि हम जो इंडिया के लिए स्टेट्स बनाएंगे वो किसके बेस पर बनाएंगे। तो हमने जो इंडियन स्टेट्स को बनाया वो किसके बेस पे बनाया, लैंग्वेज के बेस पे बनाया। यहां पर इसका मेन पर्पस क्या था कि जो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक एरिया में, एक स्टेट में क्या कर सकें, मिलजुल कर रह सके। ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक चीज थी जिसने कि हमारे इंडियन फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया। बट ये भी याद रखना है कि सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेस पे नहीं बने। उसके साथ साथ हमने कुछ और चीजों को भी देखा, जैसे कि कल्चर के बेस पर भी हमने एक स्टेट को बनाया, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर भी हमने कुछ स्टेट्स को बनाया। फॉर एग्जांपल के लिए नागालैंड, झारखंड और उत्तराखंड, ये जो तीनों स्टेट हैं ये लैंग्वेज के बेस पे नहीं बने, ये या कल्चर के बेस पे, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर बनाए गए हैं। इस तरीके से जो डिवाइडेशन था स्टेट्स का, उसने हमारे इंडिया को एक बनाने का काम किया और जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म इस तरीके से चल रहा है उसको एक नया आयाम, नई डायमेंशन दी। दूसरी जो चीज है हमारी वो है लैंग्वेज पॉलिसी। अगर मैं इंडियन लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात करूं तो हमारे यहां पर बहुत सारी लैंग्वेज को बोला जाता है। अगर बात करें सेंसस की, 2011 में 2011 में सेंसस हुई, उसमें लगभग 1300 से ज्यादा लैंग्वेज को लोगों ने अपनी मदर टंग के फॉर्म में हमने लिखवाया, ठीक है। और फिर हमने उसकी ग्रुपिंग की तो हमें पता लगा कि हमारे इंडिया में 121 यानी कि 121 मेजर लैंग्वेज है जो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इतनी वास्ट डाइवर्सिटी के होते भी हम किसी एक लैंग्वेज को अगर रिकॉग्नाइज करते तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस क्या होते, बहुत ज्यादा बढ़ते। तो हमने यहां पर क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज रखा दो लैंग्वेज को, एक था हिंदी और एक था इंग्लिश। हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज तक रखा कि जो भी वर्क होगा हमारा वो किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है। उसके साथ साथ हमने स्टेट टू स्टेट भी देखा कि स्टेट ने भी अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेज को क्या किया, यूज किया और उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। यानी कि स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहां पर इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट था। हमारे इंडिया में 1965 में इंग्लिश का जो यूज हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वहां पर जो साउथ इंडिया था यानी कि नॉन हिंदी स्टेट्स थे जहां पर हिंदी लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता था, वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे मूवमेंट्स चले और एंड में जाकर इंडियन गवर्नमेंट को यह मानना पड़ा कि हमें इंग्लिश भी क्या करनी है, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रखनी है। और फिर हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, दो है, हिंदी और इंग्लिश। उसके साथ साथ एक चीज और देखनी है कि हमने हिंदी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, हिंदी के साथ साथ हमने बहुत सारी लैंग्वेज को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में हमने 22 लैंग्वेज को रखा है जिसे कि हम क्या करते हैं, सेफ प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे फेडरलिज्म को एक और स्ट्रेंथ या एक प्रोटेक्शन मिला। उसके बाद तीसरा बच्चे यहां पर सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, आप देखेंगे जैसे ही हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बने तो हमारे यहां पर
शुरुआती ईयर्स में, स्टार्टिंग ईयर्स में जो पावर रही वो कंसंट्रेशन रही एक ही पार्टी के हाथ में, यानी कि स्टेट में भी और सेंटर में भी एक ही पार्टी का क्या रहा, गवर्नमेंट रहा। तो इस वाले जो पीरियड में स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को यूज ही नहीं किया, क्योंकि सेंटर में भी वही पार्टी है और स्टेट में भी वही पार्टी है, तो सेंटर, स्टेट और सेंटर में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। बट धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज होता गया और सेंटर में और स्टेट में जो गवर्नमेंट्स थी, जो पार्टीज थी, वो क्या होने लगी, डिफरेंट डिफरेंट हुई। यहां पर सेंटर ने स्टेट को क्या किया, दबाने का काम किया, और जैसे ही ये हुआ तो स्टेट की जो पावर थी वो कम होने लगी। तो ऐसा हमारे फेडरलिज्म के लिए सही नहीं है। बट लास्ट में 90s के एरा में, यानी कि 1990s के एरा में पीरियड में जाकर रीजनल पार्टी का राइज हुआ, यानी कि स्टेट जो पार्टी थी वो डोमिनेंट पोजीशन पे आने लगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक तरीके से डिमांड करने लगी रीजनल ऑटोनॉमी की। और यहां पर एक और चीज हुई, कॉलिशन गवर्नमेंट। वजह सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वहां पर कॉलिशन गवर्नमेंट का क्या हुआ, कंसेप्ट आया। ये कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक सिंगल पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी न मिले तो वो क्या करती है, अदर पार्टीज के साथ अलायंस बनाती है और फिर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। और जो फॉर्मेशन का गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जब ये होने लगा तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी सेंटर और स्टेट में। इसने भी क्या किया, हमारे फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। इसके साथ साथ ये भी था कि जो जहां पर स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट डिफरेंट हुई, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर रही थी, यानी कि एक तरीके से हटा रही थी, क्योंकि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर को बढ़ाना था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में अपने वर्डिक्ट्स दिए कि नहीं जी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बिना किसी रीजन के वहां से हटा नहीं सकती, यानी कि डिसॉल्व नहीं कर सकती। तो यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी उसको लिमिटेड किया गया। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे, यानी कि लैंग्विस्टिक स्टेट्स थी, लैंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी थी, लैंग्वेज पॉलिसी थी, और इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन थे, इन सभी पॉलिसीज ने हमारे इंडियन फेडरलिज्म को क्या किया, स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन सी इंडियन पॉलिसी को मानते हैं जिसने कि फेडरलिज्म को क्या किया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसे मजबूत बनाया है। तो आप उसमें 3 चीजों को लिख सकते हैं। यहां से क्वेश्चन और भी आता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो कि कल्चर के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे या ज्योग्राफी के बेस पे बने हैं। तो आपको याद रखना है इसमें नागालैंड, झारखंड और उत्तराखंड। उसके साथ साथ यहां पर यह पूछा जाता है कि 8th शेड्यूल है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी लैंग्वेज रखी गई है। तो 22 लैंग्वेज को क्या किया गया है, उसमें रखा गया है। इसके साथ साथ हमसे ये भी पूछा जाता है व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। तो आपको बता देना है कि कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है। जब किसी सिंगल पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी न मिले और वो अदर पार्टीज के साथ अलायंस बनाए और फिर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और अगर ये पूरा आएगा तो इसमें आपको तीनों चीजों के बारे में लिखना होगा। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारे 2-4 टॉपिक्स कर लिए हैं और ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फेडरलिज्म का लास्ट टॉपिक करेंगे और इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको करवाया वो आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।